हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। इससे पहले हमने इतिहास विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद अब बारी है राज्य व्यवस्था की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी विषय को। एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम उन सभी विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिटी विषय को। तो पुस्तक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस पुस्तक में हमें क्या सीखने को मिलेगा? यह पुस्तक हमें भारतीय समाज और राजनीति के बुनियादी सिद्धांतों जैसे विविधता, सरकार और स्थानीय प्रशासन के बारे में बताती है। मेरा मानना है जब भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ें कि यह सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में काम आएंगे या हमारे यूपीएससी एग्जाम में या फिर कोई अदर एग्जाम में काम आएगा, बल्कि यह समझ के हमें पढ़ना चाहिए कि यह सब्जेक्ट हमें एक शिक्षित नागरिक बनने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। इसमें दिए गए चीज़ों को जब आप जानेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि सरकार और सरकार के बनाए गए कानून किस तरह से काम करते हैं, उन्हें कौन ताकत देता है, वो कैसे बनाए गए नियमों को, कानूनों को देश के इतने बड़े आबादी पर लागू कर पाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस विषय में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो हम एक एक करके सभी अध्यायों को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी चीज़ छूटे ना। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है विविधता की समझ। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारा देश भारत कितना विविध है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है और विविधता के बावजूद भी हम सब कैसे एक साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 है विविधता क्या है। किसी समाज या भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के बीच धर्म, भाषा, लिंग, जाति, व्यवसाय, खान पान और वेशभूषा के आधार पर जो भिन्नताएं मिलती हैं उन्हें ही विविधता कहते हैं। भारत में विविधता कैसे है? भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ये विभिन्नता को ही तो दर्शाता है। याद रखेंगे जितनी विभिन्नताएं भारत में पाई जाती है उतनी विभिन्नताएं दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। अपने देश की खूबसूरती ही यही है कि अपने देश में ना हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग सभी मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, विविधता के लाभ। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आते हैं। हम अलग अलग संस्कृतियों के पहलुओं का सम्मान करना सीखते हैं। यह हमें अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सिखाती है। जितने ज़्यादा विकल्प हमारे पास होंगे हमारा जीवन उतना ही सरल और अनुकूलित होंगे। अर्थव्यवस्था पर लाभ भी पड़ता है इसका। साल भर त्यौहार होने के कारण अर्थव्यवस्था में खरीदारी बढ़ती रहती है। तीसरा पॉइंट है विविधता और असमानता। अब जाहिर सी बात है, अगर विविधता कहीं पर है तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के लोग रहते होंगे, और जब बहुत सारे प्रकार के लोग हैं तो बहुत सारे प्रकार के सोच भी लोगों के होते होंगे, और इसी सोच के कारण असमानताएं भी उत्पन्न हो जाते हैं। असमानता को अगर हम समझें तो जब कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं तो उसे असमानता कहते हैं। और कहीं ना कहीं असमानता के कारण ही हमें समाज में जाति व्यवस्था देखने को मिलते हैं। मूल कारण नहीं है लेकिन देखने को मिलते हैं। और जाति व्यवस्था को आप कैसे समझेंगे? जाति व्यवस्था एक प्रकार की असमानता थी जिसने लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभाजित किया था। और ऐसा भी नहीं है कि विविधता कहीं पर मौजूद है तो वहाँ पर असमानताएं ही देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एकता भी होता है। तो चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, विविधता में एकता। भारत में देखें तो यहाँ विविधता में एकता है, जहाँ लोग अपनी पुरानी पहचान, संस्कृति और धर्म को बनाए रखते हुए भी एक साथ रहते हैं। भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों की सहिष्णुता है। सहिष्णुता मतलब स्वीकार करने की शक्ति। हम दूसरे धर्मों के देवताओं को भी स्वीकार करते हैं और दूसरे पहनावे या खान पान को भी आसानी से अपना लेते हैं। और यही बात तो भारत की खासियत है, भारत के लोगों की खूबसूरती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विचार था। उन्होंने अपनी किताब भारत एक खोज में कहा था कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी और वर्षों में स्वयं विकसित हुई है। इसका मतलब है भारत में जो विविधता है वो भारतीय के द्वारा ही अपनाए गए हैं। भारत में जो विविधता देखने को मिलती है उसके बाद भी जो भारतीय एकता के साथ रहते हैं वह किसी जाति या धर्म के द्वारा थोपी गई नहीं है। वो भारत में और भारतीय लोगों के बीच स्वयं ही सालों में विकसित हुआ है। अब अगला पॉइंट नंबर 5, विविधता के मुख्य कारण को जानते हैं।
इसके दो कारण हम समझते हैं। पहला भौगोलिक कारण, दूसरा ऐतिहासिक कारण। भौगोलिक कारण में हम क्या समझते हैं? भूगोल तय करता है कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे दिखते हैं। जैसे कि समुद्र किनारे रहने वाले लोग मछली और चावल का उपयोग करते हैं, जबकि मैदानों में रहने वाले गेहूं और रोटी का उपयोग करते हैं। वहीं ठंडी जलवायु जैसे कश्मीर में लोग कोरे और गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म और नम जलवायु के कारण लोग गहरे रंग के होते हैं और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे लुंगी हो गया। इन सब के अलावा हमें क्षेत्रीय तेलों में भी विविधता दिखता है। जैसे कि यूपी बिहार में सरसों का तेल ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, महाराष्ट्र में सोयाबीन का तेल ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और दक्षिण भारत में नारियल तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोगों के देवताओं में भी विविधता देख सकते हैं। जैसे देवताओं का निर्माण देखें तो भारत के विविध भूगोल ने हमारी सोच को भी विविध किया है, जिससे यहाँ कई देवी देवताओं का जन्म हुआ। जैसे कि नदी को पूजना, पहाड़ को पूजना, जंगल को पूजना, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना, ये सब भौगोलिक कारण ही तो है। और सूर्य पूजन तो हमारे राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि विविधता के निर्माण में इतिहास का क्या प्रभाव रहा है। विदेशी व्यापारी, तीर्थयात्री और आक्रामक अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म लाए, जिससे भारतीय संस्कृति और समृद्ध हुई। लद्दाख जैसे ठंडा मरुस्थल होने के कारण यहाँ खेती कम होती है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग था, इसलिए यहाँ इस्लाम धर्म भारत में सबसे पहले आया था। यहाँ के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। ये जो शॉल है ना, पश्मीना नामक नस्ल की एक बकरी होती है जिसके ऊन से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पश्मीना शॉल रखा गया था। केरल मसालों का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ व्यापार होता था। ईसाई धर्म यहाँ 2000 साल पहले ही आ गया था, वास्को डिगामा से पहले। वास्को डिगामा जब भारत की खोज किया उससे पहले। यहाँ का मछली पकड़ने का जाल चीन वाला कहलाता है। ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें नौका प्रतिस्पर्धा होता है, मतलब रेस लगाया जाता है नाव से। यहाँ पर बस आप उतना जान लीजिए जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। बाकी जब हम आगे राज्य के विशेषताओं के बारे में सीरीज शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम हर एक राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि उस राज्य का महत्वपूर्ण खेल कौन सा है, नृत्य कौन सा है, पर्व कौन सा है, उस राज्य की विशेषताएं क्या है। ये सब बातें को हम आगे उस सीरीज में जानेंगे। अभी बस इतना ही जाने जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर।